Hello friends, good morning everyone. Welcome back to my channel Biology Blitz. I am your biology educator. कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होंगी, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोगों ने आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टार्ट किया है सॉल्व करना, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पीजीटी के मतलब जो भी एग्जाम्स हुए थे अब तक, उसके हम लोग क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीजीटी बायो के। तो जो भी स्टूडेंट्स मतलब इंटरेस्टेड हैं या जिन्होंने भी मतलब अप्लाई किया है पीजीटी के लिए, वो इस वीडियो से मतलब उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। हेल्प इन द सेंस कि सिलेबस तो डेफिनेटली सब कोई पढ़ रहा है ना, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा ना कि आरपीएससी क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रही है, और ऑलरेडी मतलब क्वेश्चंस का लेवल जो है वो डे बाय डे कैसा हो रहा है या क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको यहाँ से काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो प्लीज़ पूरा अच्छे से देखो, ईमानदारी से देखो, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करो। बिकॉज मैं ये तो नहीं कह रही कि हाँ एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, बट हाँ मे बी वहाँ से मतलब मे बी कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है, मे बी उसके ऑप्शन से ये क्वेश्चन नया फ्रेम हो सकता है। तो इस तरीके से प्लीज़ आप चीज़ों को देखते रहिए। और ऐसा नहीं है कि हाँ ये एग्ज़ाम मतलब सिर्फ राजस्थान वालों के लिए है या सिर्फ ये पेपर आरपीएससी के लिए डेडिकेटेड है। बिकॉज मैंने यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस को देखा है जो एचटेट है, ऑलरेडी एचटेट देना चाह रहे हैं ना आप सभी लोग, तो ऑलरेडी एचटेट में और इसके क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी सारे देखे हैं जो एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है भाई, देखो बायो जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली में इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें सब जगह बायो सेम ही आती है, ठीक है। बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा 19-21 का होता है, बाकी कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई खास डिफरेंस होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स मतलब नहीं भी जिन्होंने अप्लाई किया है ना, वो भी इन क्वेश्चंस को देखो एक बार, क्योंकि तुम देख करके एटलीस्ट तुम ये तो पता करो ना कि हाँ तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक है, ठीक है। एटलीस्ट यू नीड टू एग्जामिन योर सेल्फ, ठीक है। जब यहाँ तुम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, मान लो यहाँ तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम जाओ फिर से और अपने कॉन्सेप्ट्स को मतलब फिर से रिवाइज करो, फिर से पढ़ो। अगर पढ़ा हुआ भूल गए हो तो रिवाइज करो। अगर तुमने पढ़ा ही नहीं था अब तक तो प्लीज़ उसको फिर से पढ़ो, और फिर उसके बाद में देखो कि क्या आप तुम उन क्वेश्चंस को मतलब इजीली सॉल्व आउट कर पा रहे हो। क्योंकि एग्जाम में देखो ऑलरेडी एग्जाम का फोबिया, प्रेशर एंड ऑल सो मैनी थिंग्स आर विद यू, ठीक है। आप अकेले एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं करते हो, आपके साथ ये बहुत सारे फैक्टर्स आपके साथ एग्जाम में एंट्री लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर तरीके से अपने आप को मतलब कि ऐसा बनाना है कि हाँ आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओ और उसके इन सारे फैक्टर्स के बावजूद भी आपको क्या करना है, एक सीट अपनी पक्की करनी है, ठीक है। तो मेरा कहने का बस मतलब सिर्फ इतना है कि सब जितने भी स्टूडेंट्स मतलब मुझसे जुड़े हुए हो, आई थिंक 300 करके कुछ लोग मतलब जुड़े हुए हो, 394 या 96 तक के लोग हो, लेकिन कोई बच्चा मतलब ईमानदारी से नहीं देखता है क्लास, ठीक है। अगर तुम लोग ईमानदारी से भी देखो, मैं इसमें से 50% भी मान लूँ ना, तो 50% बच्चे भी क्लासेस नहीं देखते हैं रेगुलरली। अब क्यों नहीं देख रहे हो? अगर आपको कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है तो भी यार आप बता दो, ठीक है। मैं फिर क्यों ही एफर्ट्स डालूंगी। आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें बहुत आसान है? नहीं, बहुत आसान नहीं है। काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ये सब प्रोसेस, और कई सारे प्रोसेस तब फाइनली एक वीडियो अपलोड हो पाती है, ठीक है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज कि प्लीज़ देखो तो ध्यान से देखो, और नहीं तो नहीं देखना है तो फिर छोड़ दो आप। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 2013 में शायद कंडक्ट हुआ था, ठीक है। 13-14 का ऐसे ही कुछ करके है, मेरे को ईयर एग्जैक्टली नहीं याद है। बाकी देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब फिर पेपर देखते हैं फटाफट। क्या है, सब्जेक्ट था बायोलॉजी पेपर, सेकंड कोड 82 था, और बुकलेट सीरीज़ क्या थी, ये फर्स्ट थी। 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 120 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के होंगे, बायो के होंगे, और 30 क्वेश्चन जो हैं वो पीडोगॉजी के होंगे। मैं ये सारी चीज़ें बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सपोज दैट कोई नया बच्चा अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो उसको भी ये सारी चीज़ें पता चल सकें। बाकी 3 घंटे का पेपर है, पेन पेपर मोड में होता था, ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या था, ये नेगेटिव मार्किंग था, 1/3 पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन विल बी डायरेक्टेड फॉर ईच आंसर। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन है, आप आराम से मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट अपने क्वेश्चंस की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसर्शन रीजन है, ठीक है। एसर्शन इन रीजन, पहला एसर्शन क्या बोल रहा है कि
कीज आर द टेक्सोनॉमिकल एड, की क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड है यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब असर्शन ये कह रहा है, फिर रीजन में देखो कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। कीज जो थी वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड थी ना, और जनरली कैसी थी, पेयर्स में थी। मतलब अगर आपने कोई चीज़ देखी है तो आइदर यस होगा उसका या फिर नो होगा। अगर वो किसी चीज़ से रिजेंबल कर रही है तो यस और फिर नो, ठीक है। लीड, कपलेट, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी आई थिंक, ठीक है। और नहीं भी पढ़ी है तो मेरे ही चैनल पे ऑलरेडी मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर और उससे पहला वाला जो चैप्टर था वो दोनों अच्छे से पढ़ाया है। आप जाके एक बार वहाँ से देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सो यहाँ पे असर्शन जो था उसके अकॉर्डिंग रीज़न जो है वो करेक्ट है, ठीक है। और रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी हिंदी मीडियम वाले भी आराम से मतलब पॉज करके ऐसे देख सकते हो, पूरा एक पेपर में एक ही क्वेश्चन था। सो हियर द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा मतलब वैसा है स्कैन करने में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट्स मेंशन है, तीनों को आप पहले ध्यान से पढ़िए। सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। जब बात इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की आ जाएगी तो डेफिनेटली सिस्टमैटिक्स सही है ये स्टेटमेंट। सेकेंड थिंग इज द वर्ड सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, क्या ग्रीक लैंग्वेज से इसकी ओरिजिन है? नहीं, इसकी ओरिजिन किससे है? लैटिन से है। और लैटिन में मतलब होता क्या है इसका? लैटिन वर्ड सिस्टेमा, ठीक है। लैटिन वर्ड है क्या ये? सिस्टेमा है। सिस्टेमा का मतलब ही क्या होता है? सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये लैटिन से है ना कि ग्रीक से है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे यानी कि सेकेंड ऑप्शन गलत है। आप कह रहे हैं कि द वर्ड सिस्टमैटिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, पहली बार क्या कैरोलस लीनियस सर ने ये वर्ड यूज़ किया था? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? यस, ठीक है, कैरोलस लीनियस सर ने ही यूज़ किया था। कैरोलस लीनियस का अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए या कार्यकाल जो है वो 1707 से लेकर के 1778 था। फर्स्ट यूज द वर्ड सिस्टमैटिक्स इन द टाइटल ऑफ हिज बुक, इनकी बुक जो थी उसका नाम क्या था? सिस्टेमा नेचरे, ठीक है। इस बुक में इन्होंने इस वर्ड को यूज किया था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या होगा? 2 और मतलब 2 तो गलत है, 1 और 3 जो है वो करेक्ट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है ये क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार क्वेश्चन को इस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं कि बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। तो सभी को पता है कि बैक्टीरिया को किस में रखा गया था? मोनेरा किंगडम में रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि क्लोरोफिल ए और सी, ए के साथ में सी कहाँ पे पाया जाता है? बिकॉज क्लोरोफिल ए तो देखो सब में पाया जा रहा है, ठीक है, ए सब में पाया जाता है। रोडोफाइसी में ए के साथ डी होता है, क्लोरोफाइसी में ए के साथ बी होता है, और फियोफाइसी में ए के साथ जो है वो क्या होता है? सी होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फियोफाइसी। फियोफाइसी बोले तो ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। और बाकी इसकी बात करते हैं अगर साइनोफाइसी की, तो साइनोफाइसी के साथ क्लोरोफिल ए तो होता ही है, उसके साथ इस अदर पिगमेंट जो होते हैं वो फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, बीटा कैरोटीन और मिक्सोजैंथिन होते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये इसके साथ की नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम इज अ कॉमन फीचर ऑफ। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका है कि ये एल्गी और एनजीओ में क्या होता है? ये एब्सेंट होता है, ठीक है, और बाकी सब में प्रेजेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ब्रायोटेरिडो और जिम्नो हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है? आर्चिगोनियम प्रेजेंट है। बाकी हिंदी मीडियम वाले एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मतलब क्या है ये? 6 होगा, हाँ। वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, तो वस्कुलर टिश्यूज सबको पता है टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ में प्रेजेंट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है? तो वो एंजियोस्पर्म्स का फीचर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हैज इंटरनल सेल, मतलब सॉरी मोलस्क, कौन से मोलस्क में इंटरनल सेल देखने को मिलती है? तो नोटिलस, टोरिडो, सीपिया और लेमिलिडेंस।
सो इसका आंसर क्या होगा? सीपिया। सीपिया को और क्या लिखते हैं हम लोग? कटल फिश। ठीक है, कटल फिश हो जाएगा ये। मतलब ये एग्जैक्टली फिश में नहीं है, फॉल्स फिश में आती है। फॉल्स फिश में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको मतलब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर ठीक है, देखते हैं किसी और क्लास में, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीआई या कटल फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज आस्किंग अबाउट मास्ट सेल्स सीक्रेट। मास्ट सेल्स जो है वो क्या सीक्रेट करते हैं? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं होगा, हिपैरिन, एंडोर्फिन, अल्फा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड नहीं। तो आंसर क्या है हमारा? हिपैरिन। अगर मैं पूछूं कि हिपैरिन के साथ साथ और क्या सीक्रेट करते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दैट दे सीक्रेट हिस्टामिन, हिपैरिन हो गया, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक्चुअली लिख लेना ही है, यहाँ पे लिखता नहीं है, पता नहीं मेरे डिवाइस में क्या इशू है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। दिस सेल्स आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस एंड वुंड हीलिंग में। ठीक है, हिस्टामिन क्या है? कॉजेज ब्लड वेसल्स टू एक्सपैंड विच कैन मेक द स्किन इची एंड swollen। ठीक है, इट कैन ऑल्सो कॉज म्यूकस टू बिल्ड अप इन द एयरवेज मेकिंग देम नैरोवर। हेपेरिन क्या है? एक एंटीकोगुलेंट है। सेरोटोनिन क्या है? एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, तो काइंडली नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं कि द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम। टेप वर्म में जो है वो किस तरीके का रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलता है? तो टीनिया सोलियम या टेप वर्म कहाँ पे होता है? ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होता है ना। तो वहाँ पे रेस्पिरेशन कैसा होगा भाई? सीधी सी बात है, वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, 10th का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल ऑर्डर द इन्फ्लोरेसेंस, उस तब हम उस इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलेंगे? तो मैंने थोड़ा बहुत मतलब पढ़ाया भी हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, या ठीक है आपने पढ़ा होगा कहीं से भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मालूम है आपको। तो देखो रेसीमोज जो होता है ना, रेसीमोज, इसमें आर के बाद में ए आता है, तो मैंने बताया था ये किसके लिए है? ये एक्रोपिटल, ऐसे याद कर लो ये। और बेसिपिटल का था, मैंने बताया था बेसिपिटल। तो बेसिपिटल में बी के बाद में क्या आता है? सी। तो साइमोज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिपिटल इन्फ्लोरेसेंस का आंसर क्या होगा? साइमोज होगा। बाकी यहाँ पे ये जो बाकी मेंशन है, साइथियम हो गया, वर्टिसिलेस्टर हो गया, हाइपेंथोडियम वगैरह हो गया, ये सब स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में आ जाते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक एक करके थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं, बिकॉज दे आर मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इनको एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो रेसिमोज देख लो। ठीक है, रेसिमोज इंडेफिनेट होता है, और साइमोज में जो मतलब वो होती है ब्रांचिंग, वो डेफिनेट होती है। मतलब एक टाइम के बाद मतलब वो क्या होता है, उसमें रुक जाता है। अब देखो साइमोज में, रेसिमोज में बात करते हैं, तो रेसिमोज में ये सारे जो हैं ये रेसिमोज में आ जाते हैं। ठीक है, रेसीम, कोरियम्ब, कोरिम्बोज रेसीम, स्पाइक आ जाएगा, कैटकिन आ जाएगा। ठीक है, स्पैडिक्स बनाना में होता है, सिंपल अम्बल होता है, कंपाउंड अम्बल होता है, सोया हो गया, सौंफ वगैरह इसमें कंपाउंड अम्बल होता है, धनिया वगैरह जो है उसमें सिंपल अम्बल होता है। फिर ये कैपिटुलम हेड इन्फ्लोरेसेंस स्ट्रेसी फैमिली का हो गया, हाइपनथोडियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे। कैटकिन मलबरी का होता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट ग्रामिनी का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारे रेसीम में आ जाएंगे। ठीक है, रेसीम इंडेफिनिट। बाकी साइमोज की जब बात करते हैं, साइमोज डेफिनेट में, तो साइमोज में भी 3 तरीके के होते हैं। यूनिपेरस साइम होता है, बाईपेरस साइम होता है, और मल्टीपेरस साइम होता है। यूनिपेरस साइम में देख रहे हो आप, मतलब एक साइड में हुआ, फिर एक ही साइड में ये चीज़ होती जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। और बाईपेरस साइम में क्या है, ये मेन एक्सिस थी, यहाँ पे फ्लावर आया, टर्मिनेट हो गई, फिर उसके बाद में इस साइड में ये हुआ, फ्लावर आया, टर्मिनेट हो गए, फिर इधर गया, फ्लावर आया, टर्मिनेट हो गई, फिर इधर ये फ्लावर आया, टर्मिनेट हो गई, फिर इस तरीके से। तो ये बाई पैरस साइम है, और मल्टी पैरस वाला ये है। ठीक है, इस तरीके से। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई। इन वीडियो को पॉज करो, उसके बाद कॉपी में ये सारे लिखो, रेसीम, कोरिम, कोरिम्बोज रेसीम, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स, सिंपल एम्बल, कंपाउंड एम्बल,
कैपिचुलम यानी कि हेड इन्फ्लोरेसेंस, एस्टेरेसी, हैपनथोडियम। और इन सब के एग्जाम्पल्स जितना तुम्हें जितना पता है ना उतना एटलीस्ट लिखो, बिकॉज मुझे पता है ये टॉपिक जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अभी सोच रहे हो कि हाँ चलो ठीक है हम बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, अभी कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद भी हो जाएगा तुम्हें, और जो डाउट्स हैं वो फिर क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी देखती हूँ थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो फिर मैं आपके लिए मतलब इस पे टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पे एक लेक्चर लेके आऊँगी। ये देखो मतलब सॉलिटरी, रेसीम, कोरियम, ठीक है, कोरियम हो गया, स्पाइक, कैपिटुलम, स्पैडिक्स, अम्बल, फिर कंपाउंड अम्बल होता है साइम में, यूनिपेरस साइम और डाइचेजियल साइम। अब ये देखो मैंने बोला था ना कि ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, वो भी मतलब साइमोज के ही ये स्पेशल टाइप हैं, कुछ स्पेशल टाइप हैं, किसके हैं, साइमोज के। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से हैं, वर्टिसिलास्टर सबको पता है ये किस में होता है, लेमिएसी फैमिली है, लेबिएटी तुलसी में आता है, ठीक है, साइथियम हो जाएगा। उसके बाद में हाइपनथोडियम मतलब फिग वगैरह हो गया ना, अंजीर वगैरह, फाइकस, इस सब में आ जाता है। और फिर ये भी अभी हम लोग आराम से सारे एक एक करके इमेज की हेल्प से हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब देखो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में क्या था, मतलब हमने एक्रोपिटल देख लिया, बेसिपिटल देख लिया। एक्रोपिटल में देखो बस इस तरीके से है, ऐसे ऐसे लगता जाएगा, ठीक है, ओल्ड फ्लावर नीचे रहेंगे, यंग फ्लावर्स जो हैं वो ऊपर रहते हैं, इस तरीके से। बेसिपिटल में क्या होता है, एक बार जाके एक ये जो मतलब पहला वाला था ये यहीं रुक जाता है, उसके बाद फिर इधर और इधर इस तरीके से लगने लग रहे थे, तो ये बेसिपिटल था और ये एक्रोपिटल था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में था इसलिए एक्रोपिटल था, और ये इस तरीके से। बाकी वहाँ पे जो दो दे रखे थे, एक था साइथियम, ठीक है, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किस में आता है, देखने को मिलता है यूफोरबिया में। यहाँ पे देखो एक बार ये है ट्विग विद इन्फ्लोरेसेंस, ये जो ए वाला है ये क्या है, ट्विग विद इन्फ्लोरेसेंस। ट्विग का मतलब ये होता है कि मतलब प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे आपको ऐसा पोर्शन लो जहाँ पे आपको स्टेम, लीफ, फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है, ट्विग कहलाता है। अब देखो यहाँ पे आपको स्टेम भी देखने को मिल रही है, लीव्स भी लगी हुई हैं, और ये साथ में इन्फ्लोरेसेंस भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसी इन्फ्लोरेसेंस को थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये एलएस है, एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। जिन बच्चों ने एमएससी वगैरह या बीएससी में भी तुमने बहुत सारे ऐसे टेक्सोनॉमी में डायग्राम्स वगैरह बनाए होंगे, मॉर्फोलॉजी में तो देखा होगा, ठीक है। शोइंग अ फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स, साइथियम का ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करो, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस की स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर देखो ये है एक फीमेल फ्लावर, ठीक है, ये फीमेल फ्लावर दिखाई दे रहा है तुम्हें, रुको इसको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये देखो ये वाला जो है ये क्या है, पूरा ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर ही है सिर्फ फीमेल वाला, दिख गया ये। उसके बाद में अब मेल वाले दिखाते हैं, ये वाले जो हैं ये मेल फ्लावर्स हैं, ये ग्रीन ग्रीन शायद अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, ये कुछ येलो से हैं ये वाले, मतलब देख पा रहे होगे कि मेल फ्लावर्स जो हैं वो कितने सारे हैं, ठीक है, ये ढेर सारे इसमें मेल फ्लावर्स होते हैं, ये इतने सारे ये सारे ये मेल फ्लावर्स हो गए, मतलब एक फीमेल फ्लावर है, और मेल फ्लावर जो है वो कैसे हैं, मैनी इन नंबर हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद में सबसे पहले ये बाहर वाला जो पोर्शन है ये बेस ये क्या कहला रहा है, ये पिडंकल कहला रहा है, ठीक है, जिस पे फूल लगा होता है वो क्या है, ये पिडंकल है। और फिर ये पेडिसिल है, ठीक है, ये वाला पोर्शन पेडिसिल हो गया, ये यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, और ये इतना पोर्शन क्या है, फीमेल फ्लावर है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये एक स्पेशल फीचर है इसमें, ठीक है, साइथियम का ये स्पेशल फीचर है, नेक्टर ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से नेक्टर ग्लैंड्स जो हैं ये दोनों तरफ लगी होती हैं। तो आई थिंक कि मैं आपको समझा सकी कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। इसमें देखो एक ही सिंगल फीमेल फ्लावर होगा विद मैनी मेल फ्लावर्स होंगे, और साथ ही साथ नेक्टर ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं। अब देखो अगर ये डायग्राम आपको मतलब इजीली विजिबल है तो आप ये चीज़ें आप देख के बता सकते हो कि ये क्या है। इसमें देखो ये मेल फ्लावर्स हो जाएंगे, ये क्या है, मेल फ्लावर्स हैं, ये क्या है हमारा फीमेल फ्लावर है, ठीक है। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ये चीज़ क्योंकि ये इम्पोर्ट मतलब ये जो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है ना, इससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेता है एग्जामिनर,
तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये सबसे पहले आ जाते हैं ये इनवॉल्यूकर, इसको बनाओ और फिर उसके बाद में इसको नोट करो, मतलब इसको पॉज करो, उसके बाद ये चीज़ें लिख लो। इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स, देन ये क्या था, पेडिसिल, और ये क्या था हमारा, पिडंकल। पिडंकल था ये, इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स है ये, पेडिसिल हो जाएगा। देन ये फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर हो गया, और ये नेक्टर ग्लैंड्स लगी हुई हैं इसमें, NECTAR, ठीक है, नेक्टर ग्लैंड्स हैं। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि हाँ मतलब है तो साइथियम ठीक है, लेकिन साइथियम यूफोरबेसी का एग्जाम्पल है, ये भी ठीक है। अब यूफोरबेसी का अगर आपने कोई भी पौधा अगर देखा हुआ है तो आपको मतलब कि पता होना चाहिए कि वो कैसा दिखता है, एटलीस्ट उसका उसकी मॉर्फोलॉजी तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इमेज की हेल्प से वो मतलब प्लांट भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली देखो इमेजेस ना बहुत ज़्यादा नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं, और जो मतलब है भी थोड़ी बहुत वो जूम आउट नहीं हो रही है प्रॉपरली। बाकी ये एक जीनस है यूफोरबिया मिली करके, ठीक है, MII करके है। तो देखो इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम प्लांटी, ट्रैक्योफाइट्स है, एंजियोस्पर्म है, यूडाइकोट्स है, ठीक है। ऑर्डर इसका जो है वो मालफिगियल्स है, फैमिली यूफोरबिएसी है, जीनस यूफोरबिया है। इसको हम लोग यूफोरबिया मिली के नाम से भी जानते हैं। और ये स्पीशीज़ जो है जनरली इसको हम लोग घरों में, मतलब आप कुछ लोगों के घर में लगा भी होगा यूफोरबिया मिली, इसको द क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहते हैं, या क्राइस्ट प्लांट या क्राइस्ट थॉर्न भी कहते हैं। इज अ स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द स्पर्ज फैमिली यूफोरबिएसी। ये नेटिव कहाँ का है, मडागास्कर का है, ठीक है। बाकी इसकी अगर स्पेसिफाइज की बात करते हैं तो चलो ठीक है, छोड़ो, इतना क्या ही जानना है। बाकी ये है कि इसको हम लोग ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब घर में डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि हाँ मतलब घर की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको ये सक आउट करता है। जैसे मतलब घरों में हम लोग ऐसे तुलसी वगैरह लगाते हैं ना, होली बेसिल, तो वो सारी चीज़ें हैं, मतलब इस तरीके से आप मान सकते हो उसको। नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका, तुलसी हो जाएगा, ठीक है, तुलसी का बोटानिक ऑसिमम सेंकटम, ठीक है। यहाँ पे वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ये जो है ये क्या है, ये है हमारी मेन एक्सिस, ठीक है, मेन एक्सिस है, ये मेन स्टेम कह सकते हो। और इससे इस तरीके से ये देखो, ये मेन एक्सिस है ना, ये स्टेम, इससे दोनों तरफ में इस तरीके से ये फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये मतलब जैसे मान लो एक फ्लावर ये निकला 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से मतलब अरेंजमेंट होता है यहाँ पे 1 1 2 3 एंड 4। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। फैमिली कौन सी है इसकी, लेमिएसी। पहले ही इसको क्या लिखते थे हम लोग, लेबिएटी लिखते थे। वो कौन सी 8 फैमिलीज हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं, क्या पता है आप सभी को? नहीं पता है तो रुको मैं अभी आपको बताती हूँ। ये ब्रैक्ट्स हैं, सिसाइल फ्लावर्स, मतलब ये मेन एक्सिस हो गई, फिर यहाँ से 1 2 3 4, मतलब हर तरफ में इस तरीके से 4 4 फ्लावर्स होते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा वाला जो कि क्या था, हाइपेंथोडियम, ठीक है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का ये एग्जाम्पल है। ये अब इस चीज़ को तो आपने देखा होगा, क्या बोलते हो इसे, गूलर, ठीक है। फाइकस, अंजीर वगैरह जितने सारे हैं वो सब किस में आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं। इसकी सब्जी भी बनती है, मतलब मैंने देखा है इधर गोरखपुर साइड में लोग खाते हैं। बाकी आप किस जगह से बिलोंग करते हो मेरे को नहीं पता, बट हाँ ये देखा होगा आप सभी ने, इतना मैं मानती हूँ, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये फ्रूट है कि फ्लावर है, और अगर ये फ्लावर है तो फिर इसमें ओपनिंग तो है नहीं कहीं से, इसमें मतलब फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मतलब गांव में पहले एक कहावत सुनी होगी कि हाँ मतलब ऐसे एक दही बेचने वाले होते थे बाबा, उनके मटके में कहते थे कि मतलब गूलर का फूल गिर गया है, ठीक है। और फिर उनका दही जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता था। ये कहते थे कि मतलब जो इसके फ्लावरिंग को या फूल को इसको देख लेगा, मतलब फूल खिलते हुए, वो बहुत ज़्यादा लकी होता है, या मतलब इस तरीके की चीज़ें मानी जाती थी पहले। तो बात क्या है, अब बीइंग अ साइंस स्टूडेंट अब तो आपको समझ में मतलब आ जाना चाहिए कि ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो सब एक तरीके की भ्रांतियाँ थी जिनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। साइंस के उसमें देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये
मतलब पूरी तरीके से ये फ्लावर क्लोज है, मतलब फ्लावर नहीं, ये एक्चुअली फ्रूट ही है। और फ्रूट क्या है, क्लोज है। यहाँ पे देखो, बस इस जगह पे देख रहे हो, ये थोड़ी सी ओपनिंग दिखाई दे रही है। ओपनिंग को क्या बोलते हैं वैसे हम लोग? ऑस्टियोल बोलते हैं ना। अब देखो तुम्हें मैं इसका जब टीएस काट के दिखाती हूँ तो फिर तुम देखो कि हाँ कैसे यहाँ पे चीज़ें हो रही थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कहाँ पे देखने को मिलता है? फाइकस में। बनियान ट्री वगैरह जो हैं ये सब इसी में आ जाएंगे। ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये वही चीज़ है, ये ओपनिंग है, मतलब ये इस तरीके से ऐसे करके ऐसे लगा हुआ था ना, ऐसे प्लांट में, यहाँ पे क्या थी? ये ओपनिंग थी। तो बस एक यही ओपनिंग ही है जो सारे, मतलब सारे कारनामे इसी ओपनिंग के थ्रू होते हैं। ये इस तरीके से, ये देखो ऐसे लगा हुआ है और ये ओपनिंग है। यहाँ पे देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ठीक है फ्लावर्स लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें भी मतलब 3 तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, और साथ ही साथ इसमें न्यूट्रल फ्लावर्स भी होते हैं जिसको हम लोग गाल फ्लावर बोलते हैं। अब बात ये आती है कि भाई ठीक है, तीनों तरीके के फ्लावर हैं तो फूल खिलते भी होंगे, फिर मतलब आपस में इसमें हवा भी तो नहीं लग सकती है, कुछ हो रहा है इसमें, मतलब किस मीन्स मोड ऑफ पॉलिनेशन आप यूज़ करोगे? यहाँ पे खुद सोच के देखो, कोई मोड ऑफ पॉलिनेशन यूज़ हो सकता है? नहीं। बस एक सिंगल ओपनिंग है, तो यहाँ से कोई इंसेक्ट अंदर आ सकता है, और जब इंसेक्ट अंदर आ सकता है तो भाई इंसेक्ट ही है, मतलब ये कह सकते हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे एंटोमोफिली, ठीक है, एंटोमोफिली की हेल्प से यहाँ पे क्या होगा? पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, और ये फाइकस का फ्रूट की अगर बात करते हैं तो ये कैसा होता है? सिंकोनस फ्रूट टाइप होता है। टाइप्स ऑफ फ्रूट भी हम देखेंगे कभी थोड़ा टाइम मिलेगा तो ये हाइपरथोडियम इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ये इसका फ्रूट हो गया। अब तुम्हें दिखाती हूँ कि इसमें पॉलिनेशन होता कैसे है। तो ये देखो, एक थोड़ा सा और इमेज की हेल्प से देख लो कि ये जो ऑस्टियोल था हमारा, ये क्या था भाई? लिख ले यार, ये ऑस्टियोल। ठीक है, ऑस्टियोल, या फिर इसको ओपनिंग कहो। यहाँ से क्या होता है, जब अंदर की तरफ में आते हैं हम, तो यहाँ पहले स्टार्टिंग वाला जो पोर्श फ्लावर्स हैं, ये सारे कैसे फ्लावर्स हैं? ये हमारे मेल फ्लावर्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जितने सारे हैं वो सारे मेल फ्लावर्स होते हैं, ये लगे हुए हैं मेल फ्लावर्स। फिर उसमें फीमेल फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं, थोड़ा और अंदर जब आते हैं तो यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ये स्टेराइल फ्लावर्स, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉल फ्लावर बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि गॉल फ्लावर जो है वो किस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलता है? तो हाइपेंथोडियम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलता है, या फिर और किस में? फाइकस वगैरह में, बनियान वगैरह के ट्रीज़ में ऐसा देखने को मिलता है। ये फिर से वही है, फीमेल फ्लावर, गॉल फ्लावर और मेल फ्लावर। अब देखो, पहले एक बार देख लेते हैं कि हाइपेंथोडियम होता क्या है। हाइपेंथोडियम इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अ कैविटी लाइक अ होलो कप। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, मतलब एक ये कप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था ना, उसमें ये सारे हैं। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द जीनस फाइकस विच इंक्लूड द फिग, पीपल और बनियान ट्रीज। तो एग्जाम्पल्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फीचर्स की बात करते हैं तो द पिडंकल थिकेंस, अभी मैंने दिखाया था तुम्हें, पिडंकल कैसा था? थिकेंस था, एंड फ्लैटेंस टू फॉर्म होलो कप विद ए स्मॉल ओपनिंग एट द टॉप, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ऑस्टियोल। मेल फ्लावर्स आर फाउंड एट द टिप ऑफ द कैविटी, जो हमारी ये ऐसी कैविटी जो ऐसे बनी थी, इस ये ओपनिंग थी, इस जगह पे क्या थे? हमारे मेल फ्लावर्स थे। ठीक है, वाइल फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड एट द बेस, और जो फीमेल फ्लावर्स थे वो कहाँ पे रहते हैं? बेस पे रहते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है द इनर सर्फेस ऑफ द रिसेप्टिकल इज अरेंज विथ 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, मेल फ्लावर्स, स्टेराइल फ्लावर्स और फीमेल, मतलब फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स। स्टेराइल फ्लावर्स आर ऑल्सो नोन एज गॉल फ्लावर्स। ठीक है, उसके बाद में क्या है? द इन्फ्लोरेसेंस इज पॉलिनेटेड बाय अ गाल वास्प, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोफेगा बोलते हैं। इसको गूगल करके देखना इंपॉर्टेंट है, किससे होता है? तो गाल वास्प से होता है, जिसको ब्लास्टोफेगा। एग्जाम्पल्स में आ जाएगा फिग, फाइकस करिका, पीपल फाइकस रिलीजियोसा, और बनियान फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, फ्रूट की बात करते हैं तो ओवरीज ऑफ सेवरल फ्लावर्स ब्लूमिंग इन अ क्लस्टर और फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट के एग्जाम्पल में आएगा ये। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इंक्लूड पाइनएप्पल और मलबरी, भी इसी में आ जाते हैं। तो आई थिंक कि
अब आपको चीज़ें क्लियर हुई कि इसमें इन्फ्लोरेसेंस मतलब पॉलिनेशन कैसे होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी मतलब वास्प है, जो भी मतलब वास्प है, जो इंसेक्ट है, वो यहाँ से एंट्री करता है। एंट्री जब करता है तो ये जो मेल फ्लावर्स होते हैं, इनके स्टेमन्स इस तरीके से मतलब बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड आउट होते हैं, मतलब निकले होते हैं, और उसमें क्या भरे होते हैं, पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। तो जब इंसेक्ट यहाँ से जब पास करता है, यहाँ से जब गुजरता है, तो उसकी विंग्स पे यहाँ से ये जो पोलन ग्रेन्स है वो चिपक जाती हैं। ठीक है, जब वो चिपक जाती हैं तो फिर वो वहाँ से फीमेल के पास में आता है, मतलब फीमेल फ्लावर के पास में आता है। यहाँ पे इसके स्टिग्मा पे आकर के क्या करता है, उसके पंख में जो भी मतलब पोलन ग्रेन्स लगी होती हैं वो यहाँ तक पहुँच जाती हैं। किसकी हेल्प से, इंसेक्ट की हेल्प से। इजीलिए एंटोमोफिली हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखो। फिर यहाँ पे जब मतलब उसके पंख में जो लगे हुए पोलन ग्रेन्स थे, जब यहाँ फीमेल वाले के पास पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, और फिर इंसेक्ट जो है वो यहाँ से नेक्टर वगैरह सक करके, मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ें उसको मिलती हैं उसको यूज़ करके, और फिर यहाँ से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मतलब इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। आई होप मैं आपको समझा सकी। तो अब तो नहीं भूलोगे ना कि साइथियम टाइप किस में है, यूफोर्बिएसी में है, वर्टिसिलास्टर लेमिएसी में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मत भूलना। और साइथियम में ही 3 स्पेशल टाइप्स के थे, वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि स्टेराइल स्टेमन, जो स्टेराइल स्टेमन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रो फ्रूट्स। ड्रो फ्रूट्स का एग्जांपल तो ऑलरेडी पिछले पेपर सॉल्व करवाया था, इसीलिए कह रही हूँ कि सारे पेपर ध्यान से देखो। तो उसमें मैंने बताया था ऑलरेडी कि क्या क्या है, मैंगो और कोकोनट। ड्रो फ्रूट का मतलब ही क्या है कि स्टोनी एंडोकार्प होगा। ठीक है, तो वो ड्रो फ्रूट की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स बतानी है हमें यहाँ पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल देखो, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कि बीजीए साइनोबैक्टीरिया हो गया, और रेड एल्गी। माइकोप्लाज्मा फंजाई होगा नहीं, एल्गी होगा नहीं। 1 और 2 में से एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रेड एल्गी की बात करें। एल्गी कैसा है, यूकैरियोटिक है। तो आंसर क्या होगा आपका, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल प्लेट किस में बनता है, प्लांट सेल के केस में बनता है। ठीक है, वो सेल प्लेट एक्चुअली क्या होते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट होता है, जो कि क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा सेल ऑर्गेनल, तो आपका आंसर होगा गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन मियोटिक प्रोफेज 1, मियोसिस में प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस होती हैं। आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है इनका, तो सबको पता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, फिर आता है डिप्लोटीन, और फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा डाइकेनेसिस। जिन बच्चों ने नहीं कहीं से पढ़ा हुआ है ना, या जो थोड़ा भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मैंने अपने ही चैनल पर पढ़ाया हुआ है ये चीज़, दोनों वीडियोस अपलोडेड है मियोसिस माइटोसिस करके, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, यानी कि 5th ऑप्शन जो है यही क्या है, सही है। ये पेपर जो है ज़्यादा इजी है पिछले वाले के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल पोजेसेस अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेनस कौन कौन से हैं। सेल वाला टॉपिक भी ना बच्चे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पहले मैंने डिटेल में पढ़ाया है, फिर उसके PYQs भी करवाए हैं। प्लीज़ जिन बच्चों ने नहीं देखा है ना, वो एक बार जाके देख लो। वैसे मुझे पता है पढ़ने का मन नहीं करता है किसी का, लेकिन फिर भी जाके पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है। तो सिंगल मेम्ब्रेनस की बात करें, अगर नहीं वैसे पता है तो इतना तो पता है, डबल मेम्ब्रेनस क्या है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और न्यूक्लियस है। तो आपका बचा कौन यहाँ पे आंसर, लाइजोसोम। लाइजोसोम कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इन माइटोसिस, माइटोसिस में द नंबर ऑफ क्रोमोजोमल और न्यूक्लियर डिविजन्स रिस्पेक्टिवली कैसे कैसे हैं, तो 1 और 1 होता है दोनों में। बाकी यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये चीज़ नोट कर लो कि जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न, तो मियोसिस और माइटोसिस दोनों का अलग अलग है। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले माइटोसिस का लिख देती हूँ, फिर इस तरफ मैं मियोसिस का लिखूँगी, ये मियोसिस का हो जाएगा। तो जो माइटोसिस होता है यहाँ पर क्या होता है, 1 राउंड रेप्लिकेशन, 1 राउंड सेग्रीगेशन होता है। ये चीज़ नोट कर लो, 1 राउंड रेप्लिकेशन होता है और 1 राउंड ही क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है।
सेग्रीगेशन, ठीक है। और मियोसिस की जब बात करते हैं तो यहाँ पर 1 राउंड रेप्लिकेशन होगा, 1 राउंड रेप्लिकेशन, लेकिन सेग्रीगेशन जो है वो कितना 2 राउंड होता है, ठीक है, 2 बार 2 राउंड सेग्रीगेशन। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। 1 राउंड रेप्लिकेशन, 1 राउंड सेग्रीगेशन, मियोसिस में 1 राउंड रेप्लिकेशन, 2 राउंड सेग्रीगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ प्लांट सेल, प्लांट सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है, तो सभी को पता है आंसर क्या है, राइबोसोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन अ क्रोमोसोम इज इन द मिडल पार्ट, ठीक है, द क्रोमोसोम। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इस तरीके से, और सेंट्रोमियर की पोजीशन एकदम कहाँ पे है, बीच में है। तो जब ये डिवाइड होने लगते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है, वी, ठीक है, वी। और ये वी क्या कहला रहा है, ये मेटासेंट्रिक बनता है, मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक जो है इसमें आई बनता है। इसमें भी 4 तरीके का ये पूछता है, ठीक है। एक बनता है वी, एक सेकेंड, वी बनता है, फिर जे बन नहीं, वी के बाद में एल बनता है, एल शेप, वी एल जे और आई। वी जो होता है यही क्या होता है हमारा, मेटासेंट्रिक होता है। और एल जो बनेगा वो क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक। नोट कर लो, ये अपने लिए नहीं लिख रही हूँ मैं, तुम्हारे लिए ही लिखती हूँ, और तुम लोग खुद भी लिख लिया करो इसको। फिर जे वाला जो होगा वो होता है एक्रोसेंट्रिक होता है, ठीक है। और आई वाला जो है ये क्या होता है, टीलोसेंट्रिक होता है। अब कैसे बनता है ये मैं बना के भी बता दूं। देखो जब बराबर बराबर थे दोनों, ये एकदम सेंटर में था, ठीक है, क्या बोल रहा था, मिडल में था, तो ये वी शेप का हो जा रहा है। लेकिन जैसे मान लो एक आर्म थोड़ी सी छोटी है, एक आर्म थोड़ी सी इस तरीके से, तो ये एल का बन गया ना, एल शेप का दिख रहा है ना तुम्हें कुछ इस तरीके से, तो ये सब मेटा में आ जाता है। फिर एक्रो वाला जो है वो जे शेप का बनता है, मतलब कि एक जो है ये थोड़ा छोटा रहता है और दूसरा वाला जो है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से, तो ये जे शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। और आई वाला तो बस इस तरीके से रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, टीलो में ये रहता है। और ह्यूमन में क्या है, ये टीलोसेंट्रिक ही है, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, ठीक है। एडीएच को और भी हम किस नाम से जानते हैं बताओ, वेसोप्रेसिन। एडीएच को ही और हम किस नाम से जानते हैं, वेसोप्रेसिन इज अ हार्मोन दैट हेल्प द बॉडी रेगुलेट वाटर एंड सॉल्ट लेवल, ब्लड प्रेशर, यूरिन प्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्जिनिन वेसोप्रेसिन या ए बीपी, या फिर इसको सिंपली वेसोप्रेसिन बोलते हैं। और ये प्रोड्यूस कौन करता है इसको, तो इसको ये देखो ऐसे हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस में यहाँ पे ये पार्स नर्वोसा और इंटरमीडिया ये हो जाता है, और ये पार्स डिस्टेलिस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, मतलब पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहाँ पे आता है हॉर्मोन्स। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो लेकर के आते हैं, 2 न्यूरॉन्स होते हैं, एक यहाँ पे एक वेसोप्रेसिन या फिर एडीएच होता है, और दूसरा वाला जो होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में कभी और समझा देंगे। तो यहाँ पर तो देखो, यहाँ से मतलब बन के इस वाली कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो बनाता है इसको हाइपोथैलेमस ही है, ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस ही इसको बनाते हैं, और यहाँ ला करके बस इसमें स्टोर रहता है, और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से ये सिर्फ रिलीज होता है, ठीक है। बाकी ये वाले तो खुद ही सिंथेसाइज होते हैं, बाकी इसको डिटेल में कभी और समझा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ मसल, जब मसल्स रिलैक्स होती हैं, आयंस पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहाँ से जाता भी कौन है, कैल्शियम ही जाता है, और आता भी कौन है, कैल्शियम। तो कैल्शियम डाइवेलेंट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, कैल्शियम डाइवेलेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहे हैं कि द पीएच इन द हेल्दी ह्यूमन स्टमक, स्टमक का पीएच बताना है और इंटेस्टाइन का रिस्पेक्टिवली। तो स्टमक का वही 1.5 या 1.7 के आसपास होता है, एसिडिक पीएच होता है, और इंटेस्टाइन का 7.8 यानी कि एल्कलाइन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लंगरहैंस सेक्रेट हार्मोन गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन कौन सेक्रेट करते हैं, लंगरहैंस सेक्रेट हार्मोन गैस्ट्रिन, ठीक है। अल्फा सेल्स जो हैं वो क्या सेक्रेट करेंगे,
ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। डेल्टा सेल्स जो है यही क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिन। तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड जो है ये राइट आंसर आ जाएगा, डेल्टा सेल्स। बाकी और जो हार्मोन्स की बात करते हैं, ये लोग एक और भी हार्मोन पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीटेड बाय एफ सेल्स, इसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा भी होती हैं, ठीक है, गामा डेल्टा। और एफ सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, पीपी में इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन और सोमेटोस्टैटिन। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कौन सी सेल्स सिक्रीटेड बाय एफ सेल्स, एफ सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट कर रही हैं, वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, इसको हम लोग पीपी भी बोलते हैं, ठीक है, पीपी। और ये काम क्या करता है, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन और सोमेटोस्टैटिन का सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं। बाकी गैस्ट्रिन हार्मोन को कौन, डेल्टा सेल्स सिक्रीट कर रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहा है कि इन क्रेब्स साइकिल 6 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो एसिटिल कोएंजाइम जो है वो किसके साथ मिलता है तब 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, तो आंसर क्या है हमारा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ क्रेब साइकिल ऑलरेडी, लेकिन चलो फिर से एक बार तुम लोग देख लो फटाफट। ये देखो, ये हमारा क्या है, एसिटिल कोएंजाइम, ये क्या था, एसिटिल कोएंजाइम। और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का था, ये 2 कार्बन का था। कंडेंसेशन हुआ और इन्होंने क्या बना लिया, सिट्रिक एसिड, जो कि क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड है ये। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसीलिए इस साइकिल का नाम और भी क्या है, TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से क्या बन जाता है, आइसोसिट्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है। और इन दोनों जगहों पे जो एंजाइम्स लगे हैं, एंजाइम्स अभी हम बाद में देखेंगे, पहले प्रोसेस देख लेते हैं क्योंकि ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिट्रिक एसिड से फिर आइसोसिट्रिक एसिड बना, यहाँ पे पहली बार CO2 रिलीज होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है और साथ ही साथ NAD+ से NADH2 बनता है, मतलब एक CO2 भी रिलीज हुआ, साथ में एक NADH2 भी रिलीज हो गया। फिर बनता क्या है प्रोडक्ट, फाइनली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एक CO2 निकल गया, बचे कितने, 5 कार्बन बचे। अब 5 कार्बन से ये साइकिल चलती है, फिर आगे यहाँ पे एक और CO2 निकल जाता है, ठीक है, दूसरा CO2 यहाँ पे निकला, पहला यहाँ पे निकला था। और ये फिर किस में चेंज हो जाता है, 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम फिर क्या बनाता है, सक्सिनिक एसिड बनाता है, वो भी कितने का है, 4 कार्बन का ही है। फिर 4 कार्बन से आगे फिर अगला जो मतलब प्रोडक्ट बनता है वो होता है फ्यूमरिक एसिड, ये भी 4 कार्बन का होता है। फिर फ्यूमरिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड, ये भी 4 कार्बन का ही होता है। और फिर मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, ये भी 4 कार्बन का होता है। तो मतलब अगर साइकिल में आपसे ये पूछा जाए कि 6 कार्बन वाले कितने प्रोडक्ट बने थे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिर्फ 2। कौन कौन सा, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का होता है, आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन का होता है। 5 कार्बन के कितने प्रोडक्ट बने, तो एक बनता है, कौन सा है वो, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये सिर्फ 5 कार्बन का बनता है। उसके बाद 4 कार्बन वाले की बात करें तो सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड बनता है, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी कि 1 2 3 4 5 5 चीज़ें, 5 प्रोडक्ट जो हैं वो कैसे हैं, 4 कार्बन वाले। अब इनके इंपॉर्टेंट हैं एंजाइम्स, ठीक है, इनके एंजाइम्स भी देख लो, यहाँ पे पहले स्टेप पे और दूसरे स्टेप पे एकोनिटेज लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में तीसरे और चौथे स्टेप पे कौन लग रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेज लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी वही लगता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तीसरे और चौथे स्टेप पे डिहाइड्रोजिनेज लग रहा है, पहले दूसरे पे एकोनिटेज लगेगा। उसके बाद में चौथा यहाँ पे हो गया, 5वें स्टेप पे लग रहा है थायोकाइनेज, ठीक है, कलर सही दिख रहा है ना, ये चेंज कर दूँ इसको, थायोकाइनेज लग रहा है ये। फिर थायोकाइनेज के बाद में फिर लगेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज लगेगा। उसके बाद में फिर फ्यूमरेज लग रहा है और फिर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे सिट्रेट सिंथेटेज लग रहा था, ठीक है। तो ये एंजाइम्स हैं, इनको आराम से लिख के वो करोगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की, तो अगर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो देखो NADH2 एक यहाँ पे बना था, 2 कार्बन का, 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 2
दूसरा वाला जो NADH2 था वो यहाँ पे बना था, ठीक है, NADH2 यहाँ पे बना था, और तीसरा वाला NADH2 यहाँ पे बना था। तो 3 NADH2 हमारे पास निकल आते हैं, मतलब एक क्रेब्स साइकिल रन करती है तो 3 NADH2 निकलते हैं, 2 CO2 निकल चुके हैं, एक GTP निकलता है, ठीक है। GTP क्या है? ATP के इक्विवेलेंट है, और यही प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि ATP जो है वो कहाँ पे निकला था। तो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड में चेंज होता है किस एंजाइम की हेल्प से? थायोकाइनेज कोएंजाइम A की हेल्प से, तब हमें यहाँ पे एक SLP मिलता है, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एक ATP मिलता है, और एक FADH2 कहाँ पे मिलता है? तो जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, SDH, ये कहाँ पे पाया जाता है? यही ऐसा है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल, सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये कहाँ पे पाया जाता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सॉरी मैंने मैट्रिक्स बोला था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है ये। तो ये FADH2 हो गया, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और ख़ास है नहीं, ख़ास तो खैर बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं इतना ही बता दिया, इतना सफिशिएंट है। बाकी एक एसिटाइल कोएंजाइम में 2 CO2 निकला, 3 NADH2 दिखा चुकी हूँ मैं कहाँ कहाँ पे निकला, एक ATP और एक FADH2, यानी कि टोटल एनर्जी कैलकुलेशन 12 ATP का होता है। दो एसिटाइल कोएंजाइम लेके चलोगे तो जस्ट डबल कर दो, 24 ATP हो जाएगा। ये कैसे 9 हो गया? तो एक NADH2 के टूटने से 3 ATP रिलीज होता है, तो 3 3 से 9 ATP से ATP, और एक FADH2 के टूटने पे कितना मिलता है हमें? 2 ATP मिलता है, तो ये 2 ATP आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 9 2 11 और एक 12 हो जाएगा, ठीक है। बाकी किसी को और कोई डाउट है या और डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर बोलना, मैं समझा दूंगी फिर से। ये साइकिल चलती कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, ये इनर फोल्डिंग्स लगी होती हैं जिसमें हमारे ऑक्सीजोम्स लगे होते हैं, ATP सिंथेज एंजाइम, और ये इसी मैट्रिक्स में ये साइकिल चल रही होती है। सारे एंजाइम्स मैट्रिक्स में पड़े होते हैं, बस सिर्फ इस वाले को SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यही क्या है? ये इस पे मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, इन डूइंग सो सक्सेसफुली द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। तो यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर हैं? हेनलेज लूप और वासा रेक्टा, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है ना यहाँ, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन्स इन अ सेल, तो सेल में जी प्रोटीन का फंक्शन होता है सिग्नल इंड्यूसर एंड मॉड्यूलेटर। किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा ना तो बताना, मैं आराम से उसको बाद में समझा दूंगी तुम्हें, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन सीड से होगा नहीं, गैमीट से नहीं होगा, गैमीट नहीं होगा, यहाँ पे रनर और राइजोम होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना रनर और राइजोम से किस किस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 29। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? जूस्पोर्स के थ्रू होता है। लेंथर ऑफ एंजियोस्पर्म, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पूछता है। तो अगर हम स्टेमन का पार्ट्स क्या होते हैं? एंथर, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव और फिलामेंट, ठीक है। ये इस तरीके से, ये क्या हो गया? फिलामेंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ऐसे एंथर लगे होते हैं, ये बीच में कनेक्टिव होता है। तो एंथर जो है, बात यहाँ पे किसकी होती है? एंथर के बेसिस पे होता है। टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का जो एंथर है वो कैसा हो सकता है? तो 3 कंडीशन निकल के आती हैं। या तो वो कैसा होगा? बाइलोब्ड, ठीक है, बाइलोब्ड, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? डाई थीकस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे देख रहे हो, एक लोब ये है, एक लोब ये है, तो इसको बाइलोब्ड कह लो या फिर डाई थीकस बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या है? एक में 2 स्पोरेंजिया होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे कितने हो गए? 4 स्पोरेंजिया हो गए, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन हो जाएगा, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? टेट्रा लोक्यूलर बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब जनरली सब में ये यही पाया जाता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करूँ मैं तो ये मोस्ट कॉमन हो जाएगा। अब उसके बाद में दूसरा वाला जो है, ये तो बाइलोब्ड हो गया, डाइथिकस हो गया। सपोज करो कोई ऐसा है जिसमें एक ही लोब है, ठीक है, एक लोब हुआ, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा यूनी लोब्ड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोथीकस, ठीक है, मोनोथीकस हो जाएगा ये। और
जब यहाँ टेट्रास्पोरेंजिएट था तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन बन जाएगी, बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन हो जाएगी ये इसको और क्या लिख सकते हो आप लोग, बाइलोक्यूलर, ठीक है, बाइलोक्यूलर। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा मालवेसी, ठीक है, मालवेसी फैमिली का एग्जाम्पल है जिसमें कॉटस, हिबिस्कस और ये लेडी फिंगर वगैरह सारे इसी में आ जाते हैं। उसके बाद एक आता है मोनोस्पोरेंजिएट टाइप, जिसमें सिर्फ एक ही स्पोरेंजिया होगा, एक ही थीकस है और एक ही स्पोरेंजिया है, तो ये आर्सीथोबियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इसको नोट कर लो, आर्सीथोबियम, ठीक है। आर्सीथोबियम ये कैसा है, यूनिलोकुलर, यूनिलोकुलर, ये इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरेंजिएट, ठीक है। तो मैंने इतना टाइम देके अगर लिखा है आपके लिए ना, तो आप लोग आराम से इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली वन स्पोरेंजियम, ये यूनिलोकुलर होगा। क्या है इसका आंसर, आर्सीथोबियम, ठीक है, ARCU स्यूथोबियम है ये। तो आर्स्यूथोबियम, ARCEUTOBIUM, ठीक है, आर्स्यूथोबियम एंथर है। तो इसको प्लीज पॉज करके आराम से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, सही है। मेल गैमीट्स आर ऑलवेज मोटाइल इन ऑल द प्लांट्स, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। फीमेल गैमीट्स आर ऑलवेज लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू मेल गैमीट्स इन हायर प्लांट्स, तो हाँ ये चीज़ सही है। तो मतलब ऑप्शन 1 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पूरे पेज में एक ही क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इन एंजियोस्पर्म जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू, तो जब जाइगोट डिवाइड होता है तो क्या बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है 33, पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि पानी की सहायता से पोलिनेशन जो है वो कहाँ पे होगा, तो ट्रिटिकम और ये सब हो ही नहीं सकता, हेलियंथस नहीं है, वेलिस्नेरिया वाटर का है, पाइजम मटर हो गया, हेलियंथस एनस सनफ्लावर ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, मोस्ट ऑफ द पेपर मैंने ये देखा है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही था। इन एंजियोस्पर्म्स आर टिपिकल एम्ब्रियो सैक, टिपिकल एम्ब्रियो सैक एक मैच्योरिटी पे क्या बनता है, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पी वॉज नॉट स्टडीड बाय मेंडल, ठीक है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जिसमें से उन्होंने क्या क्या लिया था, जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ नोट कर लीजिए। प्लांट हाइट था, फ्लावर पोजीशन था, फ्लावर कलर था, पॉड कलर था, पॉड शेप था, तो पॉड शेप आ गया, ठीक है। उसके बाद में सीड कलर भी था, सीड शेप भी था, क्या नहीं था, कोटिलेडन कलर नहीं था, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यही क्या होगा, करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इन पी ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट, ड्वार्फनेस जो है वो किसकी वजह से, रिसेसिव कैरेक्टर की वजह से ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि इफ F1 जनरेशन पी प्लांट ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग प्योर रेड, ठीक है, प्योर रेड यानी कि कैपिटल आर ले लिया और वाइट फ्लावर ले लिया, ठीक है, वाइट फ्लावर, तो सेल्फ फर्टिलाइज्ड, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब करोगे तो RW निकल के आएगा ना यहाँ पे। अब इसको RW का ही क्या करना है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर देना है, यानी कि RR मतलब ये क्या हो जाएगा, RW और फिर इधर भी RW, इस तरीके से, तो रेड निकल के आया, रेड वाइट आ जाएगा, फिर रेड वाइट और फिर वाइट आ जाएगा, WW आ जाएगा ना, तो प्योर रेड एक आ जाएगा, दो इंटरमीडिएट कलर आ जाएंगे, यानी कि इम्प्योर रेड या मतलब पिंक कुछ भी तुम कह लो, और एक वाइट आएगा, तो ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है, एक प्योर रेड, दो इम्प्योर रेड और ये इस तरीके से, तो ये इसका थर्ड आंसर जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो किसने दिया था, सटन एंड बावेरी सर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग इज ऑफ, कैसा है, XY टाइप का, ठीक है। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम, नहीं गलत है, कितने होते हैं, 22 ऑटोसोम होते हैं और बाकी 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, X और Y। देयर इज अ मेल हेट्रोगेमिटी इन ह्यूमन बींग्स, तो मेल मतलब ह्यूमन बींग्स में मेल वाला ही क्या है, हेट्रोगेमिट है, मतलब अलग है ये चीज़, ठीक है। तो पहला सही था, तीसरा सही था, तो ऑप्शन जो है वो फोर्थ क्या है, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। मतलब जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हो रहे हैं तो वो लोकेटेड ऑन द सेम जीन, मतलब रिमेन टुगेदर, वो साथ कब रह सकते हैं, जब उनके बीच में क्या होगा, लिंकेज होगा, ठीक है, तभी वो क्या कर सकते हैं, साथ, मतलब तुम्हें नेक्स्ट जनरेशन में भी वो क्या मिले, साथ मिले, तो लिंकेज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि द हाइपोथेसिस दैट अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंबाइंड विद एन एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मोनोमर्स, 1920 में तो किसने प्रपोज किया था, ओपरिन एंड हाल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर। करेक्ट मैच यहाँ पे बताना है, तो पार्किंसंस डिजीज, डिफेक्ट इन ब्रेन, यही सही है। बाकी सारी हैं डिजीजेस, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको हम लोग बाद में थोड़ा सा मतलब टाइम लेके एक्सप्लेन कर देंगे, अभी बहुत लेंदी हो रही है वीडियो इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि एक नॉर्मल ईसीजी जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें पी वेव होती है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है और टी वेव होती है। जिनको नहीं पता है वो मेरे ही चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, आप जाके देख लेना, आराम से पता चल जाएगा वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का जब हाइपर सिक्रीशन हो रहा है वो भी ह्यूमंस में, यानी कि एडल्ट में, आफ्टर प्यूबर्टी की बात कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि एडल्ट में, तो एडल्ट में जब हो रहा है तो वो क्या कॉज कर रहा है, एक्रोमीगैली। और अगर हम बात करते हैं कि मतलब बच्चों में, तो बच्चों में जो कॉज होगा वो क्या होगा, चिल्ड्रन में वो कॉज करेगा जाइजेंटिज्म, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एडल्ट में क्या कॉज होगा, एक्रोमीगैली, ए से एडल्ट, ए से एक्रोमीगैली, ऐसे याद कर लो, और चिल्ड्रन के लिए जाइजेंटिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ बैक्टीरिया और उसके साथ उसके डिजीजेस। तो माइकोबैक्टीरियम से डिप्थीरिया होता है नहीं, वाइब्रियो कॉलरी से कॉलेरा होगा, टीबी नहीं होगा, और माइकोबैक्टीरियम लेप्री से मतलब लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग, वोपिंग कफ नहीं होगा, ट्रिपोनिमा पैलिडम से क्या होता है, सिफिलिस होता है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो प्रिस्क्राइब टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम। तो जो हाइपरमेट्रोपिया वाले होते हैं उनको, इसी को और लोग हम और क्या कह सकते हैं, फार साइटेडनेस भी कहते हैं, मतलब कि उसको दूर का तो अच्छे से दिखता है, पास का नहीं दिखता है, तो वो हाइपरमेट्रोपिया आ जाएगा। और जिनको दूर का नहीं दिखाई देता है उनको मायोपिया होता है, और उनको कौन सी लेंस प्रिस्क्राइब की जाती है, तो उनको कॉनकेव लेंस प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ डोमिनेंट जीन ऑफ फोर्थ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फोर्थ क्रोमोसोम से हंटिंगटन कोरिया होता है, उसमें फोर्थ क्रोमोसोम की शॉर्ट वाली मतलब वो होता है शॉर्ट आर्म, उसमें डिफेक्ट की वजह से ये चीज़ होती है। बाकी डिटेल में थोड़ा आराम से देखा जाएगा कभी और, अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर से इसके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ से। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं, मूंगा सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स, किसके कोकून से ऑब्टेन होते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, बॉम्बेक्स मोराई, अटाकस रिजिनस, एंथ्रिया पैफिया और एंथ्रिया एसेमा। तो इस पे, इससे रिलेटेड मतलब ये मान लो कि अगर एग्जामिनर का मूड घूम गया तो एक क्वेश्चन इससे मतलब फिक्स है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको फ्री का यहाँ से मिल रहा है, तो इसको आराम से नोट कर लो। देखो सबसे पहले आता है ओक सिल्क, ठीक है, ओक सिल्क को हम कौन ऑप्टेन मतलब किससे ऑप्टेन करते हैं, एंथ्रिया पेरिनाई, ठीक है, PERNEYI। और फिर उसके बाद में आता है टासर सिल्क, टासर सिल्क किससे ऑप्टेन करते हैं, तो एंथ्रिया माइलिटा से या फिर एंथ्रिया पैफिया से ऑप्टेन करते हैं, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्या मतलब सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में बहुत ज़्यादा। उसके बाद में अगला आता है मूंगा सिल्क, मूंगा सिल्क जो है वो एंथ्रिया आसामा से ऑब्टेन करते हैं। फिर एक आता है फागर सिल्क, ठीक है, फागर सिल्क जो है वो एटाकस एटलस से ऑब्टेन करते हैं। फिर नेक्स्ट है एरी सिल्क, या इसी को अहिंसा सिल्क भी कहते हैं, ये किससे ऑब्टेन करते हैं, एटाकस रिसिनस से ऑब्टेन करते हैं। और लास्ट वाला जो है ये है मलबरी सिल्क, इसको किससे ऑब्टेन करते हैं, बॉम्बेक्स मोराई से।
तो ये सारे के सारे जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आराम से लिख लो, ठीक है, आराम से इनको नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है प्लांट्स एडॉप्टेड टू ग्रो इन एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में जो ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं? ऑक्जेलोफाइट्स। सलाइन एनवायरनमेंट में हेलोफाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। सन लविंग कौन से होते हैं? हेलियोफाइट्स। और सेमोफाइट्स आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या होते हैं। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ ये कहाँ पे ग्रो करते हैं। ये सैंडी सॉइल में, ठीक है, सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं, जैसे डेजर्ट हो गया या फिर बीच वगैरह पे, तो ये सेमोफाइट्स होते हैं, सैंड रिच होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। हेलोफाइट्स कौन से वाले हैं? जो दलदल में हैं, ठीक है। हेलियोफाइट सन लविंग। ऑक्जेलोफाइट जो है वो कैसे? एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विविपेरस जर्मिनेशन। विविपेरस जर्मिनेशन हेलोफाइट्स में ही देखने को मिलती है, ठीक है। पेड़ में लगे लगे ही उसमें क्या हो जाता है? फ्रूट जो है वो जर्मिनेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर नीचे आएगा तो वहाँ पे कंडीशंस उसके लिए मतलब वायबल नहीं होती हैं, फेवरेबल नहीं होती हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स पानी वाले हो जाते हैं, सेमोफाइट्स सैंड वाले हो गए, मीजोफाइट्स पता ही है आप सभी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स हैव मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो क्ले की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द फाइटोप्लैंक्टन्स इन पॉन्ड। पॉन्ड में फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? मतलब कि प्रोड्यूसर ही होंगे ना वो, तब वही पैदा करेंगे तभी तो आगे चीज़ें कैरी ऑन होंगी। नेक्स्ट है 53, द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम इज बेस्ट डिपिक्टेड बाय द पिरामिड। तो एनर्जी पिरामिड से एफिशिएंसी पता चलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन्स मतलब उनको कौन खाएगा? इंसेक्ट, और इंसेक्ट को फिश खा लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रैबिट। रैबिट क्या है? तो रैबिट किसको खाता है? घास को खाता है, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, और ग्रास क्या हो जाएगी? प्रोड्यूसर हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा जो है वो किसका होता है? ओबिलिया का होता है, ठीक है। एस्केरिस का लार्वा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेब डीटी फॉर्म लार्वा, ठीक है, रेप्डिटी फॉर्म लार्वा एस्केरिस का हो जाएगा। टीनिया का लार्वा क्या है? टीनिया में, और बाकी टीनिया में सिस्टिसर्कस आ जाएगा, ब्लैडर वर्म वगैरह ये सारे इसी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या है? ओबिलिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी फेरिटिमा पोस्ट्यूमा यानी कि केचुए में लार्वा नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स है, ठीक है। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स मत लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मैच करेक्टली द एनिमल विद देयर लार्वल फॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं और उनके लार्वा दिया है, जैसे कि किसी का नहीं पता है तो कम से कम ऑरिलिया को तो पता ही है। ऑरिलिया का क्या है? इफायरा। और ओबिलिया का क्या था? प्लेनुला था, ठीक है। अब टीनिया का क्या हो जाएगा? टीनिया का हेक्साकैंथ लार्वा या सिस्टिसर्कस लार्वा हो जाता है। उसके बाद में एस्टेरियास का कैसा होता है? बाइपिनेरिया लार्वा होता है। तो 3 का ई हो जाएगा, 4 का सी हो जा रहा है, और 5 का जो है वो क्या है? डी हो जाएगा, हेक्साकैंथ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहीं से हम आंसर निकाल लेते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। और 1 का जो है वो क्या है? बी है, पैलिन्यूरस का फिलोसोमा है, और स्क्विला का एलिमा है। तो ये दोनों थोड़ा सा मतलब देख लेना, याद कर लेना, बाकी 3 तो पता ही होंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स एक बार ऐसे देख लो, मतलब आराम से बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल। एक्टोपैरासाइट है, ऑन फिशेज है, बॉडी इलोंगेटेड है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स। स्केल्स नहीं है, पेयर्ड फिन्स हैं, बियरिंग 6 to 15 गिल स्लिट्स हैं, माउथ सर्कुलर है, और सकिंग टाइप का है। सकिंग टाइप तो साइक्लोस्टोम्स थे विदाउट जॉ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगा यहाँ पे। बाकी ये मैंने एनिमल किंगडम एनसीईआरटी बेसिस पे तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर किया हुआ है, बाकी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा दूंगी। बट जो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है पहले वो देखो, क्योंकि जब आप देखोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, वरना फिर छोड़ दो, मेरे को भी नहीं इतनी पड़ी है। नेक्स्ट है, आज हम 60 क्वेश्चन तक ही कवर करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 आवर से अबव जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैरियोप्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्टेरियासिस। तो नहीं,
ये किसका होता है फीचर, तो ये पोएसी का फीचर होता है। ठीक है, लोडिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन पोएसी, ये सही है। ठीक है, पहला गलत है। फ्लावर्स आर एपिगाइनस इन एपीएसी, एपीएसी फैमिली या अम्बलीफेरी जो है उसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं, एपिगाइनस होते हैं। तो 2 और 3 जो है ये क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। और बाकी इसी को एपीएसी को ही और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अम्बली फेरी फैमिली। ठीक है, अम्बली फेरी, RAE। बाकी इसके अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाएगा आपके पास, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अजवाइन हो गया, हींग हो जाएगा, गाजर सेलेरी वगैरह आ जाता है। ठीक है, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, और ये सोया मेथी, सोया होता है ना, खाते हो मतलब जाड़े में खाया जाता है, सोया वगैरह ये सारे इसी में आ जाएंगे। तो इसमें मतलब बहुत सारे वो हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये फैमिली भी, अम्बलीफेरी फैमिली। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में और चीज़ों को मतलब कंटिन्यू करेंगे। जीरा, सौंफ, फेनल, ये सब इसी में आ जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज तक के लिए मतलब इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में, मतलब कुछ और नए क्या, 61 से आगे कंटिन्यू करेंगे 120 तक। ठीक है, 60 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। बाकी इसको ध्यान से देखो, किसी को कोई डाउट है या कोई मतलब इशू है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखो, जो जितने बच्चे देख रहे हो, अगर 10-15 लोग देख रहे हो ना तो प्लीज़ तुम ईमानदारी से देखो। मैं ये नहीं कह रही कि जितने सब्सक्राइबर्स हैं सारे के सारे ही देखो। ठीक है भाई, उनके पास अभी नहीं टाइम है पढ़ने के या कुछ और कर रहे होंगे, सो आई हैव नो इशू रिगार्डिंग इट, बट हाँ जो लोग देख रहे हो ना वो प्लीज़ ईमानदारी से देखो और वो अच्छे से पढ़ो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।